हेलो एवरीवन। आज से हम लोग देखेंगे स्पेशल साइंस सीरीज फॉर स्टेट पीसीएस, बिहार दरोगा मेंस, बीएसएससी, यूपी पुलिस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 1। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और प्रेक्षक के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। टू हियर ए क्लियर इको द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द ऑब्जर्वर शुड बी। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसे डायग्राम की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लो कि यहाँ पे क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक सतह है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है कोई, ठीक है। तो इसने कोई साउंड लगाया, ठीक है, कुछ बोला, तो साउंड यहाँ तक गया, फिर रिफ्लेक्ट होके इसके पास आया, जिसे इको बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ऑब्जर्वर, प्रेक्षक और परावर्तक सतह के बीच कि क्लियर इको सुनाई दे। तो मान लिया कि डी मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है। और हम क्या जानते हैं, द मिनिमम टाइम इंटरवल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इज 0.1 सेकेंड। इसका मतलब बता रहा हूँ मैं, क्या हुआ कि जो मिनिमम टाइम इंटरवल होता है कि जैसे इसने कुछ बोला और साउंड रिफ्लेक्ट होकर इसके पास जब आया, जब इको इसके पास आया तो उसे क्लियर सुनाई दे इको, तो मिनिमम टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है, फिर इसके पास इको के फॉर्म में आ रहा है, तो मिनिमम टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, टोटल 0.1 सेकेंड का। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है एयर में एट 0 डिग्री सेल्सियस, 331.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पे अप्रॉक्स मान लिया कि 331 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया साउंड ने, तो डी और डी 2D हो जाएगा, तो 2D मिनिमम आपका डिस्टेंस हो गया। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। स्पीड कितनी है, 331 माना है हमने अप्रॉक्स, मल्टीप्लाई किसे करना है, समय से। तो टोटल टाइम इंटरवल कितना है, 0.1। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो डी मिनिमम आपका आ जाएगा 16.5 मीटर, 16.5 मीटर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 16.5 मीटर, या अप्रॉक्स बोल सकते हैं 17 मीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूर संचार के लिए कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है, विच वेव यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन आर। आपके पास ऑप्शन है विजिबल, ऑप्शन बी है इंफ्रारेड, ऑप्शन सी है अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन डी है माइक्रोवेव। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, माइक्रोवेव। टेलीकम्युनिकेशन में कौन सा वेव यूज होता है, माइक्रोवेव। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इंफ्रारेड कहाँ यूज होता है, टीवी रिमोट कंट्रोल में। टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सा वेव यूज होता है, इंफ्रारेड। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसके पास होता है, रेडियो वेव के पास। सबसे कम किसके पास होता है, गामा रे के पास। मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, वेवलेंथ आपका डिक्रीज करेगा। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे और फिर गामा रे। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो जिसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, रेडियो वेव की। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, गामा रे की। और फिर जब एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसके पास होगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी भी उसी के पास होगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगा, गामा रे के पास। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी आपका इंक्रीज करेगा और एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है, गामा रे के पास, सबसे कम रेडियो वेव के पास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो यहाँ पे मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, भिन्न भिन्न अपवर्तांक वाली विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के कारण। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, तो आपने देखा होगा जब प्रिज्म से हम लोग लाइट पास करते हैं तो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन। Scattering of light can be described as the phenomenon in which light rays
deviate from their straight path when it hits an obstacle such as molecules of gas या dust, water vapor etc. और स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट किसका एग्जाम्पल है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। अब इसे नॉर्मल भाषा में समझते हैं। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। फॉर्मूला क्या होता है? जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है ये आपका प्रोपोर्शनल होता है 1/λ⁴ के। ठीक है। अब जो ब्लू कलर होता है इसका वेवलेंथ कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो स्कैटरिंग होगा सबसे ज़्यादा किसका होगा? ब्लू कलर का होगा, नीले कलर का होगा। तो यही कारण है कि जो आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। जहाँ भी एक कलर की बात हो ना तो समझ अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। अब जैसे डेंजर के सिग्नल में हम लोग रेड कलर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका स्कैटरिंग सबसे कम होगा, क्योंकि जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है λ⁴ के स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो वेवलेंथ रेड कलर का सबसे ज़्यादा होता है, मतलब हुआ कि स्कैटरिंग इसका सबसे कम होगा, मतलब अपने पथ से भटकेगा नहीं और काफ़ी दूर तक दिखाई देगा। तो यही कारण है कि डेंजर वाले सिग्नल में कौन से कलर का यूज होता है? रेड कलर का। तो ये आपका है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और टिंडल इफेक्ट किसका एग्जाम्पल है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कांट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अल्फा रे, ऑप्शन बी है बीटा रे, ऑप्शन सी है गामा रे, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो गामा रे के पास ना कोई चार्ज होता है ना कोई मास होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गामा रे। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? यह हीलियम नाभिक के समान है। मैं हीलियम नहीं बोल रहा, हीलियम नाभिक बोल रहा हूँ, तो इस पे ध्यान रखना है आपको। जो अल्फा पार्टिकल होता है यह हीलियम नाभिक के समान है। इट इज आइडेंटिकल टू ए हीलियम न्यूक्लियस। और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? मास नंबर 4 होता है। और इस पर चार्ज कितना होता है? +2 होता है। तो अल्फा पार्टिकल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है? 2 हीलियम 4। हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है? 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल होता है ये क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस में क्या है? आपका 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन पे यूनिट चार्ज होता है। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, इसलिए इस पर चार्ज कितना होता है? +2 चार्ज होता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि मान लो कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है X मान लिया, जिसका मास नंबर 236 है, एटॉमिक नंबर 92 है। यहाँ से अल्फ़ा डीके हुआ। अल्फ़ा डीके का मतलब क्या हुआ कि एक अल्फ़ा पार्टिकल निकल गया। तो जो नया एलिमेंट फॉर्म होगा वो कौन सा बनेगा? तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो एक नया एलिमेंट निकल गया, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल निकला यहाँ से। इसका मतलब क्या हुआ? आपका निकला 2 हीलियम 4, यही है आपका अल्फ़ा पार्टिकल। तो जो नया एलिमेंट बना है ये बेसिकली क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अनस्टेबल है, इसको बोलते हैं पेरेंट एलिमेंट। तो मान लिया कि कोई एलिमेंट बना है Y, जिसे डॉटर एलिमेंट बोलते हैं। अब आपको बताना है कि इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होगा। तो बैलेंस करना होता है। यहाँ पे 92 है ना, तो यहाँ पे जब हम 90 रखेंगे तो 90 + 2 92 बैलेंस हो गया। यहाँ पे मास नंबर 4 है, तो यहाँ पे मास नंबर क्या रखे कि इन दोनों को ऐड करने पे 236 है। तो क्या होगा? यहाँ पे 232 होगा। ठीक है, 232, और इसे बोलते हैं डॉटर एलिमेंट। ठीक है, तो याद करने का तरीका क्या है? कुछ नहीं, जब अल्फ़ा पार्टिकल निकले तो मास नंबर में 2 घटा दो और थोड़े एटॉमिक नंबर में 2 घटा दो और मास नंबर में 4 घटा दो। तो 92 - 2 90, 236 - 4 232। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, अब आते हैं बीटा पार्टिकल देख लेते हैं। बीटा पार्टिकल या बीटा कण क्या होता है? बीटा पार्टिकल, इसका द्रव्यमान और आवेश एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? द बीटा पार्टिकल हैज़ द सेम मास एंड चार्ज एज एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के समान होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता। बेसिकली जो बीटा पार्टिकल होता है ना, ये क्या होता है? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन होता है। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन होता है और इसकी स्पीड होती है लगभग लाइट के स्पीड के बराबर। ठीक है, अप्रॉक्स लाइट के स्पीड के बराबर होती है। तो मास को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जो आइंस्टीन का थ्योरी है। ठीक है, मास और वेलोसिटी का,
तो हम लोग इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब रेस्ट मास की बात करेंगे ना, तो जो बीटा पार्टिकल होता है इसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और दो तरीके का होता है बीटा पार्टिकल, एक होता है आपका ऋणात्मक रूप से आवेशित बीटा कण जो कि इलेक्ट्रॉन के समान होता है, और एक होता है धनात्मक रूप से आवेशित बीटा कण, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है एक बीटा पार्टिकल, ये जो होता है आइडेंटिकल टू एन इलेक्ट्रॉन होता है, और जो पॉजिटिवली चार्ज बीटा पार्टिकल होता है इसको क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो बीटा पार्टिकल कहाँ बनता है, न्यूक्लियस में बनता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन कैसे बना, तो बेसिकली होता क्या है, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, न्यूक्लियस की बात हो रही है, न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है तो न्यूट्रॉन क्या होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, जीरो होता है, और मास क्या होता है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो चार्ज मास 1 हो गया और चार्ज इसमें होता नहीं है। अब क्या हुआ कि ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन पे चार्ज 1 होता है, मास क्या हो गया 1 हो गया। अब देखो बैलेंस करो इसको, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, मतलब कुछ तो पार्टिकल निकला है। तो कौन सा पार्टिकल निकलता है, तो यही आपका निकलता है बीटा पार्टिकल, -1 इलेक्ट्रॉन 0। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे, अब बैलेंस करो, 1 - 1 0 हो गया, 1 + 0 1 हो गया। तो ये जो आपका होता है क्या होता है, बीटा पार्टिकल होता है। ये क्या आपका होता है, बीटा पार्टिकल। न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, और इसके साथ क्या निकलता है, एक बीटा पार्टिकल निकलता है। और इसके साथ एक चीज़ और निकलता है जिसे बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, V-बार एंटी न्यूट्रिनो। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, पॉजिट्रॉन कब निकलता है, जब प्रोटॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, तो क्या बनेगा, तब बनेगा पॉजिट्रॉन, मतलब +1 इलेक्ट्रॉन 0। चलो इसको भी बता दे रहा हूँ मैं। जब प्रोटॉन कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन में, ये प्रोटॉन हो गया, ये कन्वर्ट किस में हुआ, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। अब देखो बैलेंस करो, 1 0, यहाँ पे 1 1 सेम है, यहाँ पे 1 0 है, तो यहाँ पे आपका निकलेगा +1 E0। ठीक है, अब देखो 0 + 1 1 के बराबर हो गया, 1 + 0 1 के बराबर हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया। और इसके साथ भी एंटी न्यूट्रिनो लगा रहेगा। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो लगा रहेगा, बेसिकली ये कंजर्व करता है मोमेंटम को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर। मान लो कोई पेरेंट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास है 60, एटॉमिक नंबर है 26, यहाँ से बीटा एमिशन हुआ। ठीक है, बीटा एमिशन हुआ मतलब क्या हुआ कि एक बीटा पार्टिकल निकला। तो जो नया डॉटर एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होगा, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने लिख लिया, मान लो कि वाई कोई क्या है, एक डॉटर एलिमेंट है, और क्या निकला, बीटा पार्टिकल -1 इलेक्ट्रॉन 0। अब देखो, अब बैलेंस करना है ना, तो यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे क्या रखे कि इन दोनों को ऐड करने पे 26 है, तो 27। और यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे मास नंबर सेम ही रहेगा। तो ये अब प्लस एंटी न्यूट्रिनो, जब भी बीटा पार्टिकल दिखे ना, तो वहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। ठीक है, जब बीटा पार्टिकल एमिशन हुआ तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना है, जब भी बीटा एमिशन हो तो क्या करना है, पॉजिट्रॉन की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, जो निगेटिवली चार्ज बीटा पार्टिकल होता है। तो 26 है, तो एटॉमिक नंबर में +1 ऐड कर दो। जब भी बीटा पार्टिकल एमिशन हो तो क्या करो, एटॉमिक नंबर में +1 ऐड कर दो। अगर यहीं पे 2 बीटा पार्टिकल निकला होता तो 2 ऐड कर दो, 3 निकला होता तो 3 ऐड कर दो, 4 निकला होता तो 4 ऐड कर दो। बाकी मास नंबर पे कोई फर्क नहीं आता। अब देखते हैं गामा पार्टिकल क्या होता है। ठीक है, अब गामा पार्टिकल पे आते हैं। तो गामा पार्टिकल क्या होता है, गामा रे की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किसी भी तरंग की तुलना में ऊर्जा सबसे अधिक होती है। बेसिकली गामा रे क्या है, एनर्जी है। ठीक है, और गामा रे के पास ना कोई चार्ज होता है ना कोई मास होता है, और इसका पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। कौन से रे का, गामा रे का। और गामा रे की स्पीड भी सबसे ज़्यादा होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गामा रे से। इसके अलावा आपको याद रखना है, ऑप्टिकल प्रकाश और एक्सरे के विपरीत गामा किरणों को, जो गामा रे को दर्पणों द्वारा कैप्चर और परावर्तित नहीं किया जा सकता है। अनलाइक ऑप्टिकल लाइट एंड एक्सरे, गामा रेज कांट बी कैप्चर्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय मिरर्स। और गामा रे के पास कोई चार्ज नहीं होता, कोई मास नहीं होता। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन के मिश्रण को किस तकनीक द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। द मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन कैन बी इजीली सेपरेटेड बाई विच टेक्निक। आपके पास ऑप्शन है डिस्टिलेशन आश्वन, ऑप्शन बी है सब्लिमेशन, ऑप्शन सी है क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आश्वन डिस्टिलेशन, या ऑप्शन में दिया होगा सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन भी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कच्चे रबर के मिश्रण को सल्फर और एक उपयुक्त योजक के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ रॉ रबर विथ सल्फर एंड एन एप्रोप्रिएट एडिटिव इज कॉल्ड। तो इसे बोलते हैं हम लोग वल्केनीकरण, वल्केनाइजेशन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखते हैं, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फेनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ उपचारित करने पर CHO, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड समूह को बेंजीन रिंग की ऑर्थो स्थिति में पेश किया जाता है। इस प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। रिएक्शन का नाम पूछ रहा है। ऑन ट्रीटिंग फेनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ए CHO group is introduced at ortho position of benzene ring. This reaction is known as, तो इस रिएक्शन को हम लोग जानते हैं रीमर टीमैन रिएक्शन के नाम से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फेनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ उपचारित करने पर CHO समूह, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, CHO समूह को बेंजीन रिंग की ऑर्थो स्थिति में पेश किया जाता है। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, रीमर टीमैन रिएक्शन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या है, प्रोपेन में कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या ज्ञात करें, सहसंयोजक बंधन की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले थोड़ा हाइड्रोकार्बन के बारे में देख लेते हैं। जो हाइड्रोकार्बन होता है आपका, हाइड्रोकार्बन दो तरीके का होता है, एक आपका होता है सैचुरेटेड, और दूसरा आपका होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या आता है, अल्केन आता है। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CN, फंक्शनल ग्रुप CnH2n+2 होता है। अनसैचुरेटेड में दो होता है, एक अल्कीन होता है और अल्काइन होता है। अल्कीन हो गया आपका, अल्कीन हो गया और ये अल्काइन हो गया। अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्कीन का आपका होता है CnH2n होता है। अल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है। अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड निकालते हैं। जब अल्केन की बात हो CnH2n+2, अब देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रोपेन में, तो प्रोपेन का मतलब क्या हुआ, प्रोपेन का आपका मतलब हुआ C3H8, ये आपका क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। क्यों, अल्केन ग्रुप का है, तो N की जगह आप 3 पुट करो तो C3H6+2 8 हो जाएगा, मतलब क्या है, एल्केन ग्रुप का है। प्रोपेन किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है। तो आपको नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कैसे निकालना है मैं बता रहा हूँ, इसको नोट कर लो आप लोग। जब अल्केन ग्रुप की बात हो तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होता है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कुछ नहीं करना होता है, कार्बन के एटम को हाइड्रोजन के एटम को ऐड करो और 1 घटा दो, तो 3 + 8 - 1, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना हो जाएगा, 10। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, जब अल्केन की बात करेंगे, अल्केन ग्रुप की, तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कैसे निकालते हैं, कार्बन के एटम को हाइड्रोजन के एटम को ऐड करो और 1 घटा दो, आपका क्या मिल गया, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। और जब अल्कीन की बात करेंगे तो इस केस में क्या करना होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को ऐड कर दो, सिंपल है। ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। और जब अल्काइन ग्रुप की बात करेंगे, तो इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और उसमें 1 ऐड कर दो,
क्या करो 1 ऐड कर दो, ये आपका क्या दे देगा नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो अल्केन के केस में क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम -1। अल्कीन के केस में क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अल्काइन के केस में क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1 ऐड कर देना है। तो एक बेसिक ट्रिक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, एड्रेनालाइन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, एड्रेनालाइन को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीमेल हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये क्या आपका फीमेल हार्मोन है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे आपको जनवरी से लेके दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर का कंपाइलेशन मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।